Hello students, how are you? I am Sidra from Aju Input. Today we will discuss about emergence and implication of cell theory. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेल क्या होता है. सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, यानी अगर हम देखें एक होल ऑर्गेनिज्म के लिहाज से हम देखते हैं तो उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो क्या होता है? सेल होता है. इट कैन कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ. यानी सेल अगर स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन ये क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं तो उनकी बॉडी की क्या जितना भी स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड कर रहा होता है सेल के ऊपर. और इसके अलावा उसकी जो फंक्शन, उसके जितने भी फंक्शंस हैं वो भी सेल के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि एक सेल के अंदर ही जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वही कलेक्टिवली मिलके टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और उसके बाद एक होल ऑर्गेनिज्म बनता है. सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. यानी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो वो तो सिर्फ एक सेल से बना हुआ है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी जिनके अंदर बहुत ज्यादा सेल्स मौजूद होते हैं, 2 और मोर सेल्स पे वो मुश्तमिल होते हैं, तो उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स को क्या होते हैं? सेल होता है. इसके बाद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सेल नंबर. यानी सेल नंबर की बेस पे ऑर्गेनिजम्स की जो टाइप्स हैं उनको देखेंगे. सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल पे मुश्तमिल होते हैं. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है. इसके अलावा अमेबा, वायरस. ये अमेबा की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अब ये एक सेल पर, ये सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल है. इसकी बॉडी के अंदर ही, एक सेल के अंदर ही इसकी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है. इसकी रेप्लिकेशन भी इसी एक सेल से हो रही है. और अगर हम बैक्टीरिया की एग्जांपल लेते हैं, तो बैक्टीरिया जो है इसकी रेप्लिकेशन होती है, इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, इसके जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो इसका जो सिंगल सेल है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसके उसी सेल के अंदर सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं. इसके बाद है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि इसमें 2 या 2 से ज्यादा सेल्स पाए जा रहे हैं. ये कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि बहुत सारे सेल्स एक जगह पे जब काम करते हैं, कलेक्टिवली जब फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है. ये अगर सेल देखें, ये एनिमल सेल है. ये सिंगल एनिमल सेल है. अगर हम इसके अंदर देखें, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं पहले से. ये सारी क्या है? ऑर्गेनेलिज. ये ऑर्गेनेलिज जब कलेक्टिवली फंक्शन परफॉर्म करती हैं, बहुत सारे सेल्स मिलते हैं और सेल्स मिलने के बाद अगर सेल्स जो हैं वो क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं. टिश्यूज के बाद ऑर्गन सिस्टम, और इसके बाद एक होल ऑर्गेनिज्म बनता है. तो जैसे जैसे सेल्स की तादाद बढ़ती जाती है, एक ऑर्गेनिज्म बनता जाता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? बढ़ती जाती है. तो एक एनिमल सेल, सिंगल एनिमल सेल अगर हम देखेंगे, इतना कॉम्प्लेक्स है, इसमें इतनी सारी ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं जो कि एट अ टाइम अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं. तो जब बहुत सारे एनिमल सेल्स मिलके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं तो वो बनिस्बत यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोसेसेस जो हैं वो भी चेंज हो जाते हैं और उसकी जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी ज्यादा टफ होती जाती है. इसके बाद हम सेल थ्योरीज देखते हैं. सेल थ्योरीज वो सारी थ्योरीज हैं जिनके ऊपर सेल का स्ट्रक्चर बेस कर है, जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने पेश की थी, प्रपोज की थी, ताकि सेल स्ट्रक्चर को समझा जा सके, उनसे ये पता चलाया जा सके उनकी एक्सपेरिमेंट से कि सेल किस चीज से बना हुआ होता है, सेल के अंदर क्या चीज होती है. सबसे पहले हम देखते हैं रॉबर्ट हुक सेल थ्योरी. रॉबर्ट हुक ने ये थ्योरी पेश की थी 1665 में, जिसने उसने सबसे पहले सेल को दरियाफ्त किया था. उसने क्या किया था? उसने एक सेक्शन ऑफ कार्क लिया था,
उसने एक कॉर्क का पीस लिया और उसको उसने जो खुद से बनाई हुई उसकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी उसमें उसे ऑब्जर्व किया, और उसने उस एक्सपेरिमेंट की बेस पे उसने क्या कंक्लूजन दिया कि कॉर्क इज मेड अप ऑफ माइन्यूट कंपार्टमेंट्स, इन्हीं छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स का बना हुआ है। यानी अगर हम उसने जो कॉर्क का पीस लिया था, अगर हम एग्जांपल ले लें कि ये कॉर्क का पीस है, उसने सबसे पहले ये बताया कि इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, और इसको उसने किसका नाम दिया, सेल का नाम दिया। उसके बाद उसने दूसरी बात जो बताई वो ये बताई कि सेल क्या होता है, एम्प्टी स्पेसिस होती हैं। अगर ये सेल है तो उसने ये बताया कि ये सिर्फ एक होल टाइप स्ट्रक्चर, यानी इसके अंदर कोई भी चीज मौजूद नहीं है। लेकिन उसने एक जो बात बताई वो ये थी, सेल इज बाउंड बाय थिक वॉल, यानी इसमें कंपार्टमेंट्स तो बने हुए हैं लेकिन इसकी जो थिक वॉल बनी हुई है जिसको बाद में सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया गया, तो उस सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन का कंसेप्ट और सेल का कंसेप्ट किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने। इसके बाद लॉरेंस ओकन की सेल थ्योरी है, उसने क्या बताया, ये एक जर्मन साइंटिस्ट था जो इस चीज पे बिलीव करता था। जाहिर है उसके हाइपोथेसिस उसने जो भी बनाए थे पिछली थ्योरी को लेके, उसी थ्योरी की बेस पे उसका ये बिलीव था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो ओरिजिनेट करते हैं किसी वेजिकल से ओरिजिनेट हुए, या फिर वो वेजिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं। यानी वो उसको सेल का नाम तो नहीं दे सका रॉबर्ट हुक की तरह, ना उसने उसको कंपार्टमेंट्स की तरह से उसने रिसेंबल नहीं किया, लेकिन उसने ये जरूर कहा कि वो वेजिकल्स पर मुश्तमिल होती हैं, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एटलीस्ट किसी न किसी चीज का बना हुआ है। इसके बाद जीन बैप्टिस्ट डीलीमार्क ने थ्योरी पेश की। उसने लॉरेंस ओकन को सपोर्ट किया, उसकी थ्योरी को सपोर्ट किया, और उसने भी यही कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे कैन नॉट हैव लाइफ इफ इट इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलर टिश्यूज। यानी उसने क्या कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हम उन्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह रहे हैं कि वो जिंदा हैं, तो वो किस चीज पर मुश्तमिल है, सेलुलर टिश्यूज पर। लेकिन अगर वो सेलुलर टिश्यूज पर मुश्तमिल नहीं है तो इसका मतलब है हम उन्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में काउंट नहीं कर सकते। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने एक थ्योरी पेश की। उसने क्या बताया, ही ऑब्जर्व्ड स्मॉल डेंस सेंटर्स इन द सेल। अगर ये सेल है, ये सेल मौजूद है हमारे पास, उसने क्या कहा कि सेल के अंदर डेंस सेंटर जो है उसका वो डेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सिर्फ एक सेल है तो इसके अंदर ये जो मटेरियल मौजूद है इसने उसको ऑब्जर्व किया, इसने उसे न्यूक्लियस का नाम नहीं दिया, कि बाद में न्यूक्लियस जो है वो डिस्कवर हुआ, लेकिन उसने तब ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी कि सेल के सेंटर के अंदर डेंस सेंटर्स मौजूद होते हैं। इससे क्या हुआ कि जो रॉबर्ट हुक ने आइडिया दिया था, रॉबर्ट हुक का आइडिया क्या था, उसने कहा था कि कंपार्टमेंट्स तो बने हुए हैं लेकिन वो क्या है, अंदर से खाली हैं। तो इसने क्या थ्योरी जब प्रपोज की तो इसकी थ्योरी में उसने क्या बताया कि सेल के अंदर कोई चीज मौजूद है। तो इसने रॉबर्ट हुक की ये जो उसने पॉइंट अपनी थ्योरी में ये वाला पॉइंट पेश किया था कि कंपार्टमेंट जो है वो एम्प्टी है, इसने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास है थियोडर शॉन और शील्डन्स की थ्योरी। थियोडर शॉन जो था ये एक जोलॉजिस्ट था और शील्डन जो था ये बॉटनिस्ट था। तो इन्होंने एट ए टाइम रिसर्च की शील्डन की जो रिसर्च थी वो प्लांट्स पर थी और थियोडर शॉन की जो रिसर्च थी वो एनिमल्स पर थी। तो इन्होंने जब थ्योरी पेश की अपने एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे, तो इन्होंने क्या कहा कि सेल के अंदर क्या चीज, सबसे पहले क्या चीज इन्होंने दरियाफ्त की कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। यानी अगर ये सेल मौजूद है हमारे पास तो सबसे पहले आ गया इसमें ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस होता है। दूसरे नंबर पे उन्होंने बताया कि इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है।
साइटोप्लाज्म क्या करता है, न्यूक्लियस को इसने सराउंड किया हुआ होता है। थर्ड नंबर पे उन्होंने बताया कि इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस भी आ गया, साइटोप्लाज्म भी, और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। और इसके अलावा चूंकि उसमें शील्डन की जो रिसर्च थी वो प्लांट्स पर थी, तो उसने बताया कि कुछ सेल्स के अंदर सेल वाल मौजूद होती है, एक्स्ट्रा वाल जो सेल मेम्ब्रेन की आउटर साइड पे मौजूद होती है, और ये सारे सेल्स में मौजूद नहीं होती, सिर्फ प्लांट सेल्स में मौजूद होती है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस। यानी सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो इन दोनों ने बता दिया था। इसके बाद रुडोल्फ विर्चो की सेल थ्योरी है, इसने एक हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस क्या था कि जितने भी सेल्स हैं, कोई भी अगर सेल है, सिंगल सेल की हम एग्जांपल लेते हैं, तो उससे जब न्यू सेल्स बनते हैं तो उसकी सेल डिवीजन से बनते हैं, यानी उसकी अपनी सेल डिवीजन से बनते हैं। पहले से जो सेल एग्जिस्ट कर रहा है उसी की सेल डिवीजन होती है और उससे न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखें, ये पेरेंट सेल का हम इसे नाम देते हैं, ये पेरेंट सेल है। तो ये एक ऐसा सेल है जब इसके अंदर इसकी सेल डिवीजन होती है। ये प्री एग्जिस्टिंग सेल है, पहले से मौजूद सेल है जिसकी सेल डिवीजन होगी, और ये क्या करेगा, नेक्स्ट जो दो ऑर्गेनिज्म न्यू सेल्स बन रहे हैं वो इसकी डिवीजन से बनेंगे, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल की सेल डिवीजन से न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। इससे पहले ए बायोजेनेसिस थ्योरी पे बिलीव किया जाता था। उस ए बायोजेनेसिस थ्योरी क्या थी, इसके मुताबिक लोगों का ये मानना था, साइंटिस्ट का भी इसमें कंट्रोवर्सी थी, लेकिन फिर भी ये थ्योरी चूंकि प्रपोज की गई थी, इस थ्योरी के मुताबिक क्या था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, किसी भी जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी नॉन लिविंग थिंग है उससे ओरिजिनेट करते हैं सिमल्टेनियसली, यानी अचानक से किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इसने क्या किया, इसने उस थ्योरी को रिजेक्ट किया और बताया कि जितने भी न्यू सेल्स बनते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, वो प्रीवियसली जो सेल एग्जिस्ट कर रहा होता है उसकी डिवीजन से बनते हैं। इसके बाद लुईस पास्चर की थ्योरी है, उसने ये स्टेटमेंट दी कि लिविंग थिंग्स आर केमिकल ऑर्गेनाइजेशंस, दीज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दे आर कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स। यानी उसने पिछली थ्योरी को सपोर्ट किया। किस तरह से, उसने ये थ्योरी, अपनी थ्योरी पेश की कि लिविंग सेल्स किस चीज से बने हुए होते हैं, सेल से बने हुए होते हैं, और वो इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल जो है वो रिप्रोड्यूस करता है जब, तो वो न्यू सेल्स बनाता है। इसमें उसने बैक्टीरिया पे और कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे उसने एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसकी बेस पे उसने ये थ्योरी पेश की कि ये बैक्टीरियल सेल को अगर हम देखें, बैक्टीरियल सेल रिप्रोड्यूस करता है तो वो उसका जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है उसकी डिवीजन होती है, तो उसके बाद ये न्यू सेल बनता है। 7वें नंबर पे थ्योरी पेश की थी ऑगस्ट वेजमैन ने। उसने क्या कहा, ऑल सेल्स हैव कॉमन ओरिजिन, यानी जितने भी सेल्स हैं इनका ओरिजिन सेम है, बिकॉज दे हैव सिमिलैरिटीज इन स्ट्रक्चर्स एंड मॉलिक्यूल्स। उनके स्ट्रक्चर्स में सिमिलैरिटीज हैं, उनकी बॉडी के जो बॉडी के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो सिमिलर हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिर्फ एनिमल और प्लांट सेल की भी एग्जाम्पल लेते हैं, तो एनिमल सेल के अंदर भी क्या मेम्ब्रेन मौजूद होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, सेम साइटोस्केलेटन मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी जो इनका स्केलेटन होता है वो सेम साइटोस्केलेटन मॉलिक्यूल्स से बना हुआ होता है। इसके अलावा दोनों के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए मौजूद होता है, आरएनए भी मौजूद होता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी दोनों के अंदर हो रही है। इसके अलावा राइबोसोम्स भी इन सारे सेल्स के अंदर मौजूद है। इन सारी थ्योरीज के बाद जो फाइनल सेल थ्योरी पेश की गई, इन सारे एक्सपेरिमेंट्स पे वो बेस करी थी, उसके मुताबिक क्या था, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, यानी सबसे
अहम बात जो फाइनली प्रूव हुई इतनी थ्योरीज के बाद, इतने एक्सपेरिमेंट्स के बाद, वो ये थी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो या तो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, यानी बना हुआ सेल से। ये ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पहले से मौजूद सेल जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उन्हीं से न्यू सेल अराइज हो रहे हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी एक होल ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। सेल किस तरह से स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ये हम देख लेते हैं। सेल्स जितने भी हैं, हर सेल स्पेशलाइज्ड होता है स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, और वही सेल जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसके अलावा एक और लेक्चर आपको मिल जाएगा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें आप डिटेल से बताया हुआ है कि सेल से एक होल ऑर्गेनिज्म की तरफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम उनको किस तरह से तरतीब देते हैं। अगर हम देखें एनिमल्स के अंदर मसल सेल्स हैं। मसल सेल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। मसल सेल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या करते हैं? हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है। इसके अलावा नर्व सेल्स हैं, ये क्या करते हैं? जितनी भी इम्पल्सिस होती हैं उनको ट्रांसफर करते हैं, कहां पर? ब्रेन की तरफ। ग्लैंड सेल्स हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं, यानी कि सिर्फ एक सिंगल सेल का फंक्शन बता रहे हैं। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं? कैरी करते हैं ऑक्सीजन का, यानी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है वो कौन कर रहा है? रेड ब्लड सेल्स कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ स्टमक सेल्स जो हैं वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, और गैस्ट्रिक जूस क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर हम प्लांट्स में देखें, प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं जाइलम सेल्स। जाइलम सेल्स क्या करते हैं? वाटर कंडक्शन। इसके अलावा सॉइल से जो मिनरल एब्जॉर्प्शन होती है वो भी कौन करता है? जाइलम सेल्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसको पूरे प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा फ्लोएम सेल्स हैं। फ्लोएम सेल्स क्या करते हैं? फूड सप्लाई। स्क्लेरेंकाइमेटस सेल जो हैं ग्रोथ और सपोर्ट में हेल्प करते हैं प्लांट को। क्लोरेंकाइमेटस सेल्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। सबसे एंड पे है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये भी प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो ये हमने देखा कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर सिर्फ एक सेल का रोल कितना है, सिर्फ एक सेल किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करे, क्योंकि हर सेल जो है वो स्पेशलाइज्ड है अपने स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। तो यूं जब बहुत सारे सेल्स मिलके एक होल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो सेल है बेसिक यूनिट उसे क्यों कहा गया, क्योंकि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जितनी कोई भी काम हमारी बॉडी के अंदर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इवन बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर भी एक सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो, उसकी बॉडी के अंदर भी जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं उसमें सेल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, सेल जिस तरह से सेल ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व है, क्योंकि वो सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करवा रहा है? सेल परफॉर्म कर रहा है। इस टॉपिक के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में हम मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं और वो किस तरह से फंक्शंस परफॉर्म करती हैं सेल के अंदर, और हमारी बॉडी के अंदर उनका क्या रोल होता है। थैंक यू।